Jungle. Hello everyone, how are you all? I hope you're taking care of yourself. This is your Pooja ma'am जो आपको आज के लेक्चर में कारो 2020 सिखाने वाली है. कारो 2020 से पहले था कारो 2016 which has been replaced because of order issued by Ministry of Corporate Affairs. अब हमारे MCA जी ने बोला है कि सारी कंपनीज जिन जिन पर कारो 2016 लगता था उनको कारो 2020 की नई रेगुलेशंस कंप्लाई करनी है. तो हम इन लेक्चर्स में किस बारे में डिस्कशन करेंगे? कारो 2020 को स्क्रैच से पढ़ेंगे. एक एक शब्द, एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊंगी. कारो 2016 में 16 पॉइंट्स थे. कारो 2020 में टोटल 21 पॉइंट्स है. बहुत सारे पॉइंट्स चेंज हुए हैं, ऐड हुए हैं, लेस हुए हैं. अगर आप कारो 16 पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ उसे एकदम साइड में रख दीजिए, देखिएगा भी नहीं, क्योंकि अब आपको जो पढ़ना है, लर्न करना है, समझना है, रटना है, वो है कारो 2020. मेरी पूरी 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 कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से कारो 2020 कवर कराऊं. This lecture is applicable for CA Inter also, CA Final also, CMA Inter also. जहाँ जहाँ पर ऑडिट में कारो कोर्स में हैं वहाँ पर ये लेक्चर आपको काम आएगा. तो प्लीज़ 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 लिसन वेरी केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड, क्योंकि हम अब शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर और डिस्कशन ऑन कारो 2020. तो सबसे पहले मैम आप ये बताइए कि ये कारो 2020 होता क्या है? तो कारो का फुल फॉर्म है गाइस कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर. देखिए, अगर मैं इस नाम को थोड़ा सा इलाबोरेट करूं, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर ये नाम लिखूं, तो ये ऑर्डर किस पर लगता है? कंपनीज पर. ये ऑर्डर किसने दिया है? ये ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. दिस इज एन ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस पर ऑर्डर दिया है? कंपनीज पे. और उन कंपनीज को करना क्या है? तो उन कंपनीज को कुछ नहीं करना है. उन कंपनीज की जो ऑडिटर्स रिपोर्ट बनेगी ना, उसके ऊपर ये ऑर्डर है. तो मतलब एक बात क्लियर हो गई कि कारो कंप्लाई करना किसकी जवाबदारी है? कंप्लाइड बाय, रिपोर्टेड बाय. किसका? किसके ऊपर? बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. कौन होता है? द PCA ऑफ द कंपनी. और किस पर कारो लगता है? ऑन द कंपनी. तो कंपनी को कुछ नहीं करना है, जो करना है ऑडिटर को करना है. गवर्नमेंट ने टोटल इधर 21 पॉइंट्स दिए हैं. आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना है. यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको 21 पॉइंट्स दे दिए हैं जिस पर आपको रिपोर्ट करना है. आप कौन? स्टैट्यूटरी ऑडिटर. कारो कंप्लाई करना अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 किसकी ड्यूटी है? इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर. कि कंपनी पर अगर कारो लगता है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कारो के 21 रिपोर्टिंग पॉइंट्स पर रिपोर्ट करेंगे. ये है कारो. ये देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर हैज बीन नोटिफाइड बाय MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन 25 फरवरी 2020. और इसमें लिखा है कि कंपनीज एक्ट में इसका रेफरेंस कहाँ है? सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 में, कि ये कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने NFRAG के साथ में मिलकर क्या निकाला है? कारो ऑर्डर निकाला है. कारो विल अप्लाई टू एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर. कारो की रिपोर्टिंग कहाँ आएगी? ऑडिट रिपोर्ट में आएगी आफ्टर 1 अप्रैल 2019. 2019 में ये लॉन्च तो हो गया था, लेकिन MCA ने अब 25 फरवरी से इसको बोला कि लॉन्च कर दो और अब एप्लीकेबल कर दो. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने NFRA से बातचीत कर कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बोला है कि अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करो क्या? एक स्टेटमेंट ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स. कि ना कारो 16 जैसे था वहाँ पर क्या आ जाएगा? कारो 20. कारो 20 शुड बी कंप्लाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. इट हैज़ टू बी कंप्लाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी.
तो ये चीज़ लिखी है कारो 2020 में, ये इसका इंट्रोडक्शन है. इट हैज़ बीन गिवन बाय होम? इट हैज़ बीन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद NFRA. और किसको कंप्लाई करना है? कंप्लाई करना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को. किसमें? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसको कंप्लाई करना है. राइट? समझ आया आपको ये पॉइंट? ऑडिट रिपोर्ट में बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आएगी गाइस. उसके अलावा एक स्टेटमेंट आएगा ऑन दीज 21 पॉइंट्स. मैम ये मैंडेटरी है कि ऑडिटर के लिए? इट इज़ वेरी 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 मैंडेटरी कि हर ऑडिटर कंपनी के बारे में रिपोर्टिंग करेगा. अपने मन से रिपोर्ट नहीं करना है, जो लिखे हैं पॉइंट्स उन पर सिस्टमैटिकली रिपोर्ट करना है. फर्दर इफ आई मूव फॉरवर्ड, तो गाइस कारो का जो ऑर्डर है ना वो 4 पैराग्राफ्स में लॉन्च हुआ था. जो कारो का जो ऑर्डर था, देखिए आई राइट डाउन फॉर यू. कारो वॉज डिवाइडेड इनटू 4 पैराग्राफ्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था ना मिनिस्ट्री से और NFRA से बातचीत करके, इट कैन डिवाइडेड इनटू पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 and पैरा 4. पैरा 1 says एप्लीकेबिलिटी कि कारो कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020 कि कौन कौन सी कंपनीज पर कारो एप्लीकेबल है. पैरा 2 says, पैरा 2 says पैरा 1 में जो कंपनीज है ना, पैरा 1 वाली कंपनीज को क्या करना है? पैरा 3 के 21 पॉइंट्स पर रिपोर्ट करना है. मतलब देखा जाए तो इट्स अ कनेक्टेड पैराग्राफ. पैरा 2 में लिखा है कि पैरा 1 वाली कंपनीज को पैरा 3 के पॉइंट्स पे रिपोर्ट करना है. बस इट्स अ कनेक्टिंग पैरा. कनेक्टिंग पैरा. पैरा 3 में वो 21 रिपोर्टिंग पॉइंट्स है जिस पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है. रिपोर्टेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. एंड पैरा 4 सेज कि अगर ऊपर वाले 21 पॉइंट्स में, इफ इन अबव 21 पॉइंट्स, इफ इन अबव 21 पॉइंट्स अगर ऑडिटर ने कोई भी बुराई एडवर्स कमेंट दिया है तो हमें क्या देना पड़ेगा? रीजन. रीजन देना पड़ेगा. किस बात के लिए गाइस? रीजन देना पड़ेगा फॉर एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स या नेगेटिव कमेंट. और रीजन देना पड़ेगा फॉर एनी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. जहां पर ऑडिटर को चीजें सही नहीं लग रही, गलत लग रही है, रीजन दो. जहां पर ऑडिटर जांच पड़ताल कर ही नहीं पाया, रीजन दो. तो ये 4 पैराग्राफ्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं. पैरा 1 एप्लीकेबिलिटी जो हम शुरू कर रहे हैं. पैरा 2 से पैरा 1 वाली जो कंपनीज है ना जिन पर कारो लगता है उनको पैरा 3 के पॉइंट्स पर रिपोर्ट करना है. पैरा 3 से 21 रिपोर्टिंग पॉइंट्स. एंड पैरा 4 सेज कि अगर ऊपर वाले 21 पॉइंट्स में कहीं पे भी कोई बुराई ऑडिटर ने कोई कमी गलती पेशी निकाली है तो उसके बारे में रीजन देना पड़ेगा. सी लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, द एप्लीकेबिलिटी पैराग्राफ. ये देखो ये लिखा है ना गाइस 1, ये पता है क्या है? ये है पैरा 1 ऑफ कारो which talks about applicability. और बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है, बहुत साफ साफ शब्दों में क्या लिखा है कि कारो इज एप्लीकेबल ऑन सिंपल ऑल कंपनीज. कारो सभी कंपनियों पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शंस है बस, और एक्सेप्शंस को कहते हैं बिप्स. बिपाशा बसु वाला बिप्स. कारो सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल है एक्सेप्ट बिपाशा बसु. बिप्स. बी से बैंकिंग कंपनी, आई से इंश्योरेंस कंपनी, पी से प्राइवेट कंपनीज एंड एस से सेक्शन 8 कंपनीज.
उसके अलावा भी कारो ओपीसी पर भी नहीं लगता है, कारो स्मॉल कंपनीज पर भी नहीं लगता है, कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी नहीं लगता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी कारो नहीं लगता है, ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी नहीं लगता है। सारी प्राइवेट कंपनीज नहीं है गाइस, यहाँ पे देखो मैंने स्टार मार्क किया है, तो कुछ प्रेस्क्राइब्ड प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसी प्राइवेट कंपनी विच satisfy 3 conditions, कितनी कंडीशन? 3 कंडीशंस, उन पर कारो नहीं लगता है। डिस्कस करते हैं। कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, ये देखिए, इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, बट इट शैल नॉट अप्लाई टू, किस पर? बैंकिंग कंपनी पर नहीं लगेगा, इंश्योरेंस पे नहीं लगेगा, 1% पे नहीं लगेगा, स्मॉल पे नहीं लगेगा, ऐसी प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगेगा जो ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं। अभी स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, ये कारो की एप्लीकेबल, मैंने इसको आपको सिंपल बना दिया। कैसे? कारो इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज एक्सेप्ट डिप्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है, जिसको हमें अभी स्टडी करना है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि विच इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक, विच इज नॉट होल्डिंग कंपनी टू एनी पब्लिक कंपनी, ना तो वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, ना सब्सिडियरी कंपनी की, सॉरी, ना पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है। पब्लिक कंपनी से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना तो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, ना किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है। ऐसी प्राइवेट कंपनीज पर कारो नहीं लगेगा इफ इट सेटिस्फाइज ऑल 3 कंडीशंस। जो नीचे 3 कंडीशंस दी हुई है ना, अगर वो तीनों सेटिस्फाई कर लेता है, मतलब तीनों सेटिस्फाई कर लेता है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज पर कारो 2020 नहीं लगेगा। तारीफ की बात यह है कि द प्रोविजन इज एग्जैक्ट सेम एज कारो 16। अगर आपने कर रखा है और अगर नहीं कर रखा है तो क्या लिखा है कि ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या लिखा है? ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अप टू 1 करोड़ है। सिमिलरली ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स किससे? फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन अप टू 1 करोड़ है। और ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर, बोले तो रेवेन्यू, 10 करोड़ से कम है। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो ना तो होल्डिंग है, ना सब्सिडियरी है किसी पब्लिक कंपनी की, और अगर वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, क्या तीनों कंडीशन? पेड अप कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ना इक्विटी ना प्रेफरेंस। ये देखिए, इक्विटी और प्रेफरेंस मिलाकर, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स मिलाकर अगर 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, मतलब इफ इट्स इतना बराबर 1 करोड़ है तो भी चलेगा, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स फ्रॉम ओनली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। रेवेन्यू शेड्यूल 1 के हिसाब से जो रेवेन्यू होना चाहिए ना, टर्नओवर फ्रॉम कोई बिजनेस चला रही है कंपनी, उससे कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, या कभी कहीं चला रही थी बिजनेस, अब बंद कर दिया, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कमाई उससे हो रही है, से बोलते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। उससे 10 करोड़ से ज्यादा कमाई नहीं आई है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब बीच में क्या है? इन सब के बीच में है एंड अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इस कंपनी के ऑडिटर को कारो पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, ये कब चेक करे? पिछले साल चेक करे क्या? नहीं, जिस साल कारो की रिपोर्टिंग करनी है उसी करंट ईयर में ही चेक करेंगे, करंट ईयर की ही चेकिंग होगी।
मतलब एज ऑन 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर, अगेन एज ऑन 31 मार्च ऑफ द करंट ईयर। लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है ना, वो कब चेक करेंगे? वो पूरे साल में कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग करंट ईयर, सब टाइम चेक करना है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा उधारी पूरे साल में कभी भी नहीं हुई, सिर्फ आधे ईयर एंड नहीं गाइस, पूरे साल का चेक करना है। पूरे साल में एक दिन के लिए भी अगर 1 करोड़ से एक्सीड हो गया, कारो इज एप्लीकेबल। कारो कब एप्लीकेबल नहीं है? किस? बैंकिंग पर तो बिल्कुल नहीं है, इंश्योरेंस पे बिल्कुल नहीं है, सेक्शन 8 पे बिल्कुल नहीं है, स्मॉल कंपनी बिल्कुल नहीं, ओपीसी बिल्कुल नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं। बट कौन सी प्राइवेट कंपनी पर कारो नहीं लगेगा? जो ना तो होल्डिंग ना सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, ना जिसका पेड अप कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द करंट ईयर, ना जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द करंट ईयर, एट ईयर एंड चेक करेंगे लास्ट स्टेटस, ना जिसने पूरे साल में बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है 1 करोड़ से ज्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है 31 मार्च पे वापस चुका दिया हो, लेकिन पूरे साल में एक दिन, एक मिनट के लिए भी 1 करोड़ से ज्यादा लोन हुआ क्या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। हमें पूरे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेक करना है। ठीक है, आया समझ में? सपोज एक प्राइवेट कंपनी है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। सपोज एक प्राइवेट कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ना उसका इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, प्रेफरेंस है 5 लाख, फ्री रिजर्व्स है 5 लाख, कैपिटल रिजर्व्स है 5 लाख। सिमिलरली टर्नओवर फ्रॉम कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है 1 करोड़ 1 करोड़। सिमिलरली बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, 5 लाख, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2, 10 लाख 10 लाख। सपोज वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड 10 लाख 10 लाख। सपोज मिस्टर ए 50 लाख। बताओ कारो एप्लीकेबल है या नहीं है? तो इनका टोटल कितना है? 20 लाख। कितना होना चाहिए? 1 करोड़। इनका टोटल कितना है? 2 करोड़। कितना हो सकता है? अप टू 10 करोड़ एप्लीकेबिलिटी के लिए। इनमें ये सब कंसिडर करेंगे, बट ये कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसिडर करेंगे। तो टोटल कितना हुआ? 15 + 10 25 लाख। और कितना हो सकता है? करोड़। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, हेंस कारो इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब ये पॉइंट्स पे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यही लिखा है, पढ़ के देख लीजिए। ऐसी प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग सब्सिडियरी होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सिमिलरली पेड अप कैपिटल रिजर्व्स नॉट मोर देन 1 करोड़, मतलब बराबर 1 करोड़ हो तो चलेगा। सिमिलरली टोटल बोरोइंग्स नॉट मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली टोटल रेवेन्यू नॉट मोर देन 10 करोड़ फ्रॉम कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये सारी क्या है? कारो की एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट्स हैं। बाजू में क्या एक्सप्लेन किया है मैंने? क्लैरिफिकेशंस बताए, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया ना कि लोन सारे सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही कंसिडर करेंगे, एक एक दिन का बैलेंस चेक करेंगे। कभी भी अगर पूरे साल में लोन का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो कारो कंप्लाई करना पड़ेगा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन कंसिडर होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व्स भी आ जाएंगे एंड फ्री रिजर्व्स भी आ जाएंगे। रेवेन्यू में कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी आ जाएगा और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी आ जाएगा। नाउ ये देखो आपका पैरा 2 वाज अ कनेक्टिंग पैरा, कि पैरा 1 वाली कंपनीज को पैरा 3 वाले पॉइंट्स पे रिपोर्ट करना है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स इन पैरा 3 and 4। एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर, मतलब ना जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, बस एक चीज अब मैंडेटरी और ऐड हो गई अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11, दैट इज रिपोर्टिंग ऑन कारो ऑन एवरी अकाउंट्स ऑडिटेड बाय हिम टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज। ऐसी कंपनी की वो ऑडिट कर रहा है जिस पर कारो लग रहा है, तो उन कंपनीज को मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा? कारो एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा। उन कंपनीज को मैंडेटरी कारो एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा और उन कंपनीज के ऑडिटर को कारो के वो 21 पॉइंट्स पे रिपोर्ट करना पड़ेगा
जिन पर कारो लगता है। हाउएवर बता चुकी हूँ, कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कारो लागू नहीं होगा। ये देखिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं गाइस? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर होल्डिंग कंपनी अपनी खुद की बुक्स बनाती है, हर सब्सिडियरी कंपनी अपनी खुद की बुक्स बनाती है, ये अपनी ओन बुक्स बनाती है, ये अपनी ओन बुक्स बनाती है। पर हर होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडियरी को साथ में लेकर, मतलब होल्डिंग और सब्सिडियरी अगर अलग अलग नहीं होते, इकट्ठे होते, कंसोलिडेटेड होते, तो हर होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू दीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फिर आप देख रहे हैं ये पैरा 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा, द 21 पॉइंट्स जिस पर कारो बेस्ड है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पैरा 1 एप्लीकेबिलिटी पैरा कवर्ड, पैरा 2 कनेक्टिंग पैरा कवर्ड, पॉइंट नंबर 3 पैरा नंबर 3 द 21 रिपोर्टिंग पॉइंट्स व्हिच विल स्टार्ट विद अनदर लेक्चर। जो 21 पॉइंट्स है उनके बारे में। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फोर्थ पैरा व्हिच इज एट द लास्ट पेज ऑफ कारो। ये देखिए पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 है ये, 4 पॉइंट लिखा है ना, दिस इज पैरा 4। और मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, दिस इज अ रीजन पैरा, कि अगर ऑडिटर ने कोई भी अनफेवरेबल क्वालिफाइड आंसर्स दिए हैं तो आपको रीजन देना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले किसी भी पैराग्राफ में अनफेवरेबल या क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, कोई गलती निकाली है, तो हमें बेसिस या रीजंस देने पड़ेंगे। सिमिलरली ऊपर लिखे गए कहीं पे भी हमने कहीं पर भी अनेबिलिटी बताइए कि हम चेक नहीं कर पाए, हमको नहीं पता चला, तो भी हमें क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। तो दिस इज अ रीजन पैराग्राफ। दीज आर बेसिकली द 4 पैराग्राफ्स ऑफ कारो। फर्स्ट पैरा टॉक्ड अबाउट, बताइए जल्दी से, एप्लीकेबिलिटी। सेकेंड पैरा इट्स अ कनेक्टिंग पैरा। थर्ड पैरा इट्स द 21 पॉइंट्स एंड फोर्थ पैरा इज द रीजन पैरा, कि अगर ऊपर लिखे गए पॉइंट्स में कहीं गलती निकाली है तो हमें उसका क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। चलिए तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ये कारो का इंट्रोडक्शन था। कारो किसको कंप्लाई करना है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। किस पर लगता है कारो? कंपनी पर। कंपनी की कुछ 21 बातें हैं जो ऑडिटर को चेक करनी होती है और रिपोर्ट करनी होती है। डेफिनेटली कंपनी की पूरी ड्यूटी है कि ऑडिटर को असिस्ट करे, ऑडिटर को रिपोर्ट करने दे, ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। So these were the introduction about the Caro things, and now in the next lecture we'll begin with the 21 points जिसके ऊपर ये कारो framed है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। See you all in the next lecture। इस बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस, नोट्स और नोटबुक्स लेकर बैठना, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम लिखेंगे, समझेंगे। और yes, not to forget, लास्ट में जब पूरे 21 पॉइंट्स हो जाएंगे ना, तब मैं आपको 10 मिनट्स में एक मेमोरी टेक्निक से पूरा कारो लर्न करा दूंगी, एक स्टोरी सुनाकर। तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए, डरिएगा बिल्कुल मत। कोई कारो फोबिया दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर दी है बस ऑडिटर पे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में विद द फर्स्ट 7 पॉइंट्स, ठीक है? 7 के इंटरवल में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम पहले 7 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आउट ऑफ द 21 पॉइंट्स। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड। गुड लक, रिवाइज इतना, अगले लेक्चर को सुनिएगा। बाय, टेक केयर।